नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। जैसे आप देख रहे हैं, पिछले 15 से 20 दिन से पीएम मोदी की जो कैबिनेट है वो काफ़ी न्यूज़ में है। इनफैक्ट जैसे ही पार्लियामेंट का सत्र जो सेशन जो है वो स्टार्ट हुआ है, वहाँ पे पेगासस का एक नया क्राइसिस स्टार्ट हो गया। तो ऐसे में एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो दब के रह गई, वो है कि सिर्फ कैबिनेट रिशफल नहीं हुआ, कैबिनेट पैनल्स को भी पीएम मोदी ने रीऑर्गेनाइज किया है। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि ये पैनल रीऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ है और इस पैनल में कौन कौन से नए मेंबर्स आए हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि कैबिनेट कमिटीज़ कैसे डिफर होती हैं मिनिस्ट्रीज से। तो यहाँ पे आप न्यूज़ देख रहे हैं, पीएम मोदी रिकॉन्स्टिट्यूट्स कैबिनेट कमिटीज ब्रिंग्स इन न्यू फेसेस। तो देखते हैं कौन कौन नए फेसेस आए और क्या ये क्रूशियल कमिटीज़ का काम होता है। अगर आप बात करें, स्मृति ईरानी हैं जो मिनिस्टर, देन उसका भूपेंद्र यादव जैसे इंपॉर्टेंट जो मिनिस्टर्स हैं, उन सबको कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स में इंक्लूड किया गया। सरबंदा सोनोवाल जो कि प्रायर फॉर्मर सीएम थे असम के, उनको भी एक कैबिनेट कमेटी में डाला गया है। साथ ही साथ आप देखेंगे जो अलाइड मेंबर्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं जगह दी गई है कैबिनेट कमिटी की। अब साथ ही साथ इसके अलावा आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस किए हैं, बहुत सारे नए फेसेस पीएम मोदी जो हैं वो कैबिनेट कमिटीज़ में लेके आए हैं। यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं, इन सारे मिनिस्टर्स को कैबिनेट कमिटीज़ में लाया गया है। इनफैक्ट कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स का साइज तो कम कर दिया गया है, 11 से 8 मेंबर्स कर दिए गए हैं। तो क्या इस तरह से किया जा सकता है, इस वीडियो में सब जानेंगे। और पीएम के पास कितनी पावर है इस तरह की कैबिनेट कमिटीज़ को कॉन्स्टिट्यूट करने की, और इन कैबिनेट कमिटीज़ का एग्जैक्टली काम क्या रहता है। तो यहाँ सारे जो मिनिस्टर्स हैं उनकी लिस्ट दी हुई है। लिस्ट हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए कमिटी इन जनरल जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे में ये भी जानेंगे कि पीएम की क्या क्या पावर्स हैं इन कमिटीज़ को ऑर्गेनाइज करने की, रीऑर्गेनाइज करने की, और कमिटीज़ में मेंबर्स कितने होते हैं। स्टडी आईक्यू पे विभिन्न माध्यमों से आप हमसे जुड़ सकते हैं। मेरे जितने भी वीडियोस आते हैं सबके पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। देखो क्या होती है कैबिनेट कमेटी, पहले ये जान लेते हैं। ये सब कमिटीज़ होती हैं जिनको यूनियन कैबिनेट के अंदर ही गठन किया जाता है। मतलब इनका जो काम होता है वो यूनियन कैबिनेट से जुड़ा हुआ ही होता है। ये बेसिकली अलग अलग मुद्दों पे काम करती हैं, कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करती हैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ की, पार्लियामेंट सेशंस की डेट डिसाइड करती हैं, इकोनॉमी सिक्योरिटी जैसे इंपॉर्टेंट मुद्दों पे विचार विमर्श करती हैं। अगर हम अभी बात करें तो हमारे देश में 8 कैबिनेट कमिटीज़ हैं। अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट कमिटी ऑन अकोमोडेशन, इकोनॉमिक अफेयर्स, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, पॉलिटिकल अफेयर्स, सिक्योरिटी। ये 6 कैबिनेट कमेटी 2019 तक चलती आ रही थी। 2019 में जब पीएम मोदी 2.0 गवर्नमेंट आती है तब ये 2 नई कमिटीज ऐड की गई, कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ एंड कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। तो अब यहाँ पे जानते हैं कि ये क्यों होती हैं और क्या इनके फंक्शंस हैं इंडिविजुअली। देखो, कैबिनेट कमेटी का मेंशन आपको कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी गई हैं। पीएम के पास पावर होती है इनको कॉन्स्टिट्यूट करने की। कहाँ मेंशन इनके बारे में, ये एग्जीक्यूटिव वर्क करती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और इनका मेंशन आपको मिलेगा ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 में। इस ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल का इमर्जेंस हुआ है आर्टिकल 77 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो ये कहता है कि प्रेसिडेंट जो है वो सरकार का जो ट्रांजैक्शन है वो कन्वीनियंट करेंगे, वो ऐसे रूल्स बनाएंगे जिससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ढंग से काम कर पाए और मिनिस्टर्स के बीच में बिजनेस का एलोकेशन, मतलब काम का एलोकेशन हो पाए। अब यहाँ पे ये रूल ये मैंडेट करते हैं कि एक डिपार्टमेंट का एक मिनिस्टर इंचार्ज होगा, और जो भी मिनिस्ट्री को काम दिया जाएगा वो मिनिस्टर ठीक से करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे बात ये आ जाती है, जब एक काम 2 से 3 मिनिस्ट्रीज के बीच में डिवाइडेड होता है तो फिर कैसे कोऑर्डिनेशन होगा। तो ये बड़ी दिक्कत हो रही थी, इसलिए कैबिनेट कमिटीज का इंट्रोडक्शन किया गया हमारे पार्लियामेंट्री सेटअप में। कोई ऐसा काम जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड से भी रिलेटेड है, सिक्योरिटी से भी रिलेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर से भी रिलेटेड है, तो फिर उसके केस में कैबिनेट कमिटीज मिलकर बैठती हैं और विभिन्न मिनिस्ट्रीज के बीच में, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के बीच में कोऑर्डिनेशन और कॉन्करेंस का काम कराती हैं। यानी जो भी गवर्नमेंट के बिजनेस हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं, गवर्नमेंट के जो भी डिसीजंस हैं, वो स्मूथली हो पाएं और अलग अलग मिनिस्ट्रीज के बीच में कोई फ्रिक्शन ना क्रिएट हो। और ये सब कुछ करने की पावर पीएम के पास है, पूरी की पूरी पावर। तो यहाँ पे पीएम इन स्टैंडिंग कमिटीज को, इन कैबिनेट कमिटीज को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। कितने मेंबर्स होने चाहिए ये भी कहीं मेंशन नहीं है, ये टाइम टू टाइम पीएम डिसाइड करते हैं कि कितने मेंबर एक कमेटी में होने चाहिए। जैसे हमने अभी देखा कि जो इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी है उसमें 11 से 8 मेंबर कर दिए पीएम मोदी ने। तो यहाँ पे कंप्लीट पावर है पीएम के पास, ये कहीं मेंशन नहीं है। कैबिनेट कमेटी जो है वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। अच्छा, इनको अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, क्योंकि देखो जब बात आती है गवर्नेंस की, जब बात आती है डेवलपमेंट की, तो कैबिनेट कमेटी का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब लेट अस से
कोई हाईवे बनना है, उस हाईवे में मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे का भी काम है, उसमें एग्रीकल्चर लैंड भी एक्वायर करनी है तो फिर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का भी काम है, फार्मर को कंपनसेशन भी देना है तो फार्मर के लिए भी अच्छा सोचना है। तो सारे फैक्टर जहाँ पे आ जाते हैं, इस तरह की गवर्नेंस जहाँ पे आ जाती है, वहाँ पे कैबिनेट कमेटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी की कमिटीज़ हैं। जैसा हमने अभी देखा 8 कमिटीज़ हैं, हर कमिटी का रोल देख लेते हैं। सबसे पहले आती है कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट्स, माना जाता है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पीएम मोदी या फिर प्राइम मिनिस्टर इन जनरल, जो भी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इसको सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं क्योंकि अपॉइंटमेंट्स देखती हैं। जितने भी आर्मी चीफ्स होते हैं, है ना, जितने भी सर्विस चीफ्स होते हैं, आर्मी, नेवी और आपका एयरफोर्स, तो इनके चीफ्स का अपॉइंटमेंट, किसका अपॉइंटमेंट होना है, मिलिट्री ऑपरेशंस के अपॉइंटमेंट, साइंटिफिक एडवाइजर का अपॉइंटमेंट, आर्म फोर्सेज, मेडिकल सर्विसेज, यूपीएससी के केस में जितने भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट पोस्ट होती हैं, जो हाई लेवल पोस्ट होती हैं, इन सब पे किस किस को अपॉइंट करना है, ये कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट डिसाइड करती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। और यहाँ पे जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के जो लोग होते हैं, जब आप आईएएस बनेंगे, जॉइंट सेक्रेटरी बनेंगे, तो आपका नाम भी इसी कमेटी से आएगा। तो इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि ये सारे इंपॉर्टेंट इम्पैनलमेंट्स देखती है सेंट्रल डेप्यूटेशन के, किसको स्टेट सर्विस से सेंटर में लाना है, कौन सा आईएएस ऑफिसर को आपको वापस भेजना है, किसका सेंट्रल डेप्यूटेशन कराना है, ये सारा काम इस कमेटी का रहता है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो कमेटी होती है वो कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन होती है। ये देखती है कि गवर्नमेंट अकोमोडेशन का एलोकेशन कैसे करना है, कितना रेंट चार्ज करना है, किसी नॉन गवर्नमेंट मेंबर को बंगला देना है, नहीं देना है, किस रेंज का बंगला देना है, तो एमपीज़ के बंगलेस कैसे मैनेज करने हैं। तो ये सारा काम रहता है कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन का। ये पूरा अकोमोडेशन जो है डिसाइड करती है सरकार के टॉप नॉच ऑफिसर्स का, जो एमपीज़ होते हैं, जो हायर लेवल ऑफिसर्स होते हैं, जो ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी होते हैं, ओएसडीज होते हैं। तो इन सब के अकोमोडेशन का काम इस कमेटी के पास रहता है। तीसरा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी। इकोनॉमिक अफेयर्स से डील करती है, जैसा नाम बताता है, जितनी भी ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं जो इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है और अलग अलग मिनिस्ट्रीज से होकर गुजरती हैं। एक पॉलिसी है वो 4-5 मिनिस्ट्री ने मिलकर फाइनल करनी है, तो ये इंटीग्रेशन कराती है उन मिनिस्ट्रीज़ की इकोनॉमिक पॉलिसी का। साथ ही साथ ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को, एसेंशियल कमोडिटीज़ को भी मॉनिटर करती चलती है। देश में कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट होनी है जो 1000 करोड़ से ऊपर की है, जिसमें इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की ज़रूरत है, रूरल डेवलपमेंट की बात हो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, तो ये सारी इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी जो है ये कराती है। चौथी जो इंपॉर्टेंट कमेटी आ जाती है वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी है। ये पूरा पार्लियामेंट का सेशन प्लान होना है, कितने सेशंस होने हैं, डेट कब से स्टार्ट होना है, कब से नहीं होना, पार्लियामेंट के में कौन कौन से प्रपोजल्स रखने हैं, कौन कौन से बिल्स इस बार लोकसभा में रखे जाएंगे। मतलब जो पूरा गवर्नमेंट का बिजनेस होगा पार्लियामेंट में, कि सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में कैसे काम करेगी। सेशन आ गया है तो जैसे ही सेशन आने वाला होता है इसका काम बहुत बढ़ जाता है। अभी पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो है अलग अलग मिनिस्ट्री से कोऑर्डिनेट करके उनके बिल्स की लिस्ट जो है वो पहले ही आप देखेंगे लोकसभा की वेबसाइट पे आ चुकी है, पूरा टाइम टेबल आ चुका है, किस दिन कौन सा बिल लिस्ट होगा। नॉन गवर्नमेंट बिजनेस को भी ये साथ ही साथ पूरा देखती रहती है, ऑफिशियल बिल्स के बारे में देखती है, रेजोल्यूशंस के बारे में देखती है। तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी इंपॉर्टेंट है। अनदर जो इंपॉर्टेंट कमेटी है वो है कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। कंफ्यूज नहीं होना, ये दो अलग अलग कमिटीज़ हैं। ये सेंटर स्टेट रिलेशन के बीच की बात करती हैं, यानी जो पॉलिटिकल इशूज़ हो जाते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, ये उसको रिजॉल्व करती है। उसमें वाइडर क्या पर्सपेक्टिव दिए जा सकते हैं अगर उस डिस्प्यूट से कोई इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी इंप्लीकेशन है। जैसे बांग्लादेश बॉर्डर के इशू की हम बात करें तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करने का काम पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का रहेगा। तो इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 5 इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं। छठी सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी आती है सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। ये सारे लॉ एंड ऑर्डर, इंटरनल सिक्योरिटी, सारे ऐसे पॉलिसी मैटर्स जो फॉरेन अफेयर्स और इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी के थ्रेट से डील करते हैं। साथ ही साथ ये इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इशूज़ जो नेशनल सिक्योरिटी को इम्पैक्ट करते हैं उनसे भी डील करती है। ये डिफेंस एक्सपेंडिचर को देखती है, अगर कहीं पे भी डिफेंस एक्सपेंडिचर 1000 करोड़ से ऊपर का होना है तो ऐसे केसेस को डील करती है। डिफेंस प्रोक्योरमेंट कराती है, लाइसेंसिंग ये कराती है जहाँ पे इंपॉर्टेंट डिफेंस रिसर्च वगैरह होनी है, सिक्योरिटी रिलेटेड इक्विपमेंट्स प्रोक्योर करने हैं। ये सारी बातें कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी देखती है। यानी रफाल खरीदना है, नहीं खरीदना है, इससे पूछा जाएगा। बड़ी डील है तो रफाल ले लेना चाहिए, सिक्योरिटी का मैटर है, ज़रूरी है। अगर पेगासस सॉफ्टवेयर बैन कर देना है, व्हाट्सएप बैन कर देना है, तो ये कमेटी जो है इन बातों पर विचार विमर्श कर सकती है और पीएमओ को, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को अपना जो साथ में रिप्लाई है वो दे सकती है। अच्छा, जैसा मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि 6 कमेटी पहले से चलती आ रही थी, 2019 से 2 नई कमिटीज़ आई हैं। तो ये दोनों जो नई कमिटीज़ हैं जॉब ओरिएंटेड कमिटीज़ लाई गई हैं, जिससे देश में जॉब क्रिएट हो और इन्वेस्टमेंट बढ़े। तो अगली है कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट। ये की प्रोजेक्ट्स को फोकस करेगी, जो ऐसी प्रोजेक्ट्स जो कई मंत्रालयों से बीच होके गुजरता है और देश के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1000 करोड़ से ऊपर क्या इन्वेस्टमेंट है, देश के लिए इंपॉर्टेंट है। नया पोर्ट बनना है,
कोई एफडीआई आनी है और 3-4 मिनिस्ट्रीज से क्लियरेंस चाहिए, तो ऐसे केसेस में टाइम बाउंड बेसिस पे क्लियरेंस दिलवाती है, क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट कराती है। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग जैसे प्रोजेक्ट्स पे फोकस करती है। तो आइडिया देखो इसका यही है कि जॉब्स देश में जो है जनरेट हो और इकॉनमी जो है वो बेटर हो। साथ ही ऐसे और भी सेक्टर्स आइडेंटिफाई करती रहती है जहाँ जहाँ पे हम और इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट कमेटी ऐसे प्रोजेक्ट्स को लगवाती भी है और उन प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर भी करती है कि टाइमली वो प्रोजेक्ट पूरा हुआ नहीं हुआ। सिर्फ एफडीआई नहीं आई, वो लैंड एक्विजिशन हो गया, इंडस्ट्री बन गई, लोगों को जॉब मिल गई और इंडस्ट्री स्टार्ट हो गई। ये सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट कमेटी करती है। लास्ट जो आती है वो कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट है और स्किल डेवलपमेंट। ये स्किल डेवलपमेंट और इस दोनों चीज़ों पे फोकस करती है, एम्प्लॉयमेंट पे। ये ऐसे प्रोग्राम पॉलिसीज़ पे फोकस करती है जो वर्कफोर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ाए, जॉब्स बढ़ाए, एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ करे, इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ करे, लोगों में स्किल्स की ग्रोथ हो। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ये जितनी भी इस तरह के काम हैं जहाँ पे जॉब और एम्प्लॉयमेंट और स्किल्स बढ़ रहा है, वो सब इस कमेटी के अंडर आता है। तो इतना ही हमें जानना था कैबिनेट कमिटीज़ के बारे में। 8 कमिटीज़ हैं, 8 के 8 को हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर लिया। आशा करता हूँ क्लास आपको समझ में आई होगी। यूपीएससी IAS प्री कम मेंस के स्मार्ट कोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं, फ्लैट 50% डिस्काउंट के साथ हैं। studyIQ.com से परचेज कर सकते हैं, हमारे ऐप से भी परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले ऐसे किसी सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।